चलिएगा, देखो, रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध हमें ज्ञात करना है। तो हमने आपके सामने ओ केंद्र का और OA त्रिज्या का एक वृत्त बनाया है और डेल टी समय में बिंदु ए से कोई पिंड बिंदु बी तक पहुंच जाता है तो उसके द्वारा जो रेखीय विस्थापन होता है वो डेल एक्स होता है। तो डेल एक्स दूरी तय की गई डेल टी समय में, तो रेखीय वेग बराबर होता है रेखीय विस्थापन बटे समय। तो v इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वेशन 1। अब कोणीय विस्थापन की बात करें तो कोणीय विस्थापन क्या होता है? कोणीय वेग होता है कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। तो कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं और कोणीय विस्थापन आपके सामने एओबी जो कोणीय विस्थापन है डेल थीटा है और डेल टी समय में कोणीय विस्थापन हुआ है। अब यहां पर कोण बराबर क्या होता है वो हमें मालूम होना चाहिए, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप बटे त्रिज्या, ये हमारा सूत्र है। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो कोण को थीटा से दर्शाते हैं। थीटा बराबर चाप। चाप क्या है? चाप डेल एक्स है। चाप डेल एक्स बटे डेल एक्स चाप है। चाप आपका जो चाप है वो चाप क्या हुआ? आपका चाप हो जाएगा आपका डेल एक्स और त्रिज्या हो गई आपकी आर। नीचे एक क्रॉस गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा डेल एक्स बराबर थीटा आर। डेल एक्स बराबर थीटा आर। अब डेल एक्स का मान हमने निकाल लिया, डेल एक्स बराबर थीटा आर। अब देखिएगा कि जो आपका डेल एक्स है ना, डेल एक्स थीटा की मतलब ये आपका डेल एक्स की जगह क्या आ जाएगा? डेल एक्स की जगह ये मान आपका आ जाएगा। देखिएगा आप इसको आगे की प्रोसेस देखिएगा कैसे करते हैं हम। यहां पर पहले तो डेल एक्स है ना, डेल थीटा बटे डेल टी, यानी कि अगर इसको यहां रख दिया जाए तो ये हो जाएगा बेटा, डेल एक्स का मान यहां रख दो समीकरण 1 में। डेल एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो डेल एक्स का मान जब हम समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिएगा क्या जादू होता है। देखो देखो v बराबर क्या? v बराबर हो जाएगा आपका क्या है? डेल एक्स बटे डेल टी। तो v बराबर डेल एक्स कितना है? ये थीटा आर बटे डेल टी। v बराबर, आप कोण को आप थीटा कहो या डेल थीटा कहो, चलो डेल थीटा कह दो, डेल थीटा कह दो, तो ये हो जाएगा आपका डेल थीटा बटे डेल टी गुणा में आर। और इसका मान कितना है? समीकरण 2 से देख लो। समीकरण 2 से आप क्या देखते हैं? देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ओमेगा, ये ओमेगा के बराबर है और आर का आर। तो यहां पर देखिए रेखीय वेग और कोणीय वेग में हमने संबंध स्थापित किया है। रेखीय वेग और कोणीय वेग में हमने संबंध स्थापित करके आपको दिखाया। सरल था कि कठिन बेटा? सरल है ना? वेरी गुड। चलो अब इसके बाद में जो आपका अगला प्रश्न है, देखो, हाँ वो देख रहा हूँ मैं, वो कहाँ पे रह गया इसमें। चलो अधिकतम ऊंचाई का अपन देख लेते हैं, वो अपना कल छूट गया था। अधिकतम ऊंचाई यानी कि h,
एच के लिए जो व्यंजक हमें निकालना है, यस ये रहा। थर्डा, अधिकतम ऊंचाई के लिए जो व्यंजक हमारा कल बाकी रह गया था कि पिंड के द्वारा चली गई अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, है ना। प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में अधिकतम ऊंचाई h, अधिकतम ऊंचाई h का हमें व्यंजक निकालना बेटा। देखिएगा ये तो आपका क्षैतिज x, ऊर्ध्वाधर x, है ना, u y बराबर u साइन थीटा, ux बराबर u कॉस थीटा, और ये O है, और यहाँ से हमने पिंड को फेंका तो ये O से Q पे आ गया। ये आपका अधिकतम ऊंचाई H है, ये बिंदु है ना, ये बिंदु P है। चलो अब अधिकतम ऊंचाई हमें निकालना है, अधिकतम ऊंचाई H का व्यंजक हमें निकालना है बेटा। तो देखिएगा इसमें कि आपका जो गति का प्रथम समीकरण है ना, गति का ऊर्ध्वाधर गति के लिए, ऊर्ध्वाधर गति के लिए जो प्रारंभिक वेग है वो u साइन थीटा है ना। तो गति का जो प्रथम समीकरण है आपका, गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी, है ना, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, अब यहाँ पर ऊर्ध्वाधर गति की बात हो रही है क्योंकि पिंड कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यू वाई घटक आएगा। अब g, ये तो रेखीय गति के लिए है तो यहाँ पे a की जगह g आएगा, a की जगह g आएगा, और g भी कैसा आएगा, माइनस का, ऋणात्मक आएगा, है ना। तो भैया इसमें g आपका माइनस का हो जाएगा, है ना। तो v इज इक्वल टू मतलब पहले तो आपको सबसे पहले तो वही लिखना है, गति का प्रथम समीकरण ही लिखना है, u प्लस ए टी लिखना है। फिर नीचे आपको अगली स्टेप में लिखना है यू वाई माइनस जी टी, ये अगली स्टेप में लिखना है। और यहाँ लिख देंगे आप ऊर्ध्वाधर गति के लिए, क्या लिखेंगे, ऊर्ध्वाधर गति के लिए, क्योंकि आपका जो ऊर्ध्वाधर घटक है, आपका ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, यू वाई, है ना। और यहाँ पे अंतिम वेग कितना हो गया, अंतिम वेग 0 हो गया, अंतिम वेग उसका 0 हो गया। जैसे ऊपर जाता गया, जैसे पिंड को आपने फेंका तो उसका वेग कम होता गया, और अंत में उसका वेग v इक्वल टू 0 हो गया। यू वाई कितना है, यू वाई यू साइन थीटा माइनस जी टी, है ना। अब यहाँ से ये जी टी उठ के इधर आ जाएगा, जी टी उठ के इधर आया तो ये क्या हो गया, यू साइन थीटा, और जी यहाँ से जी गुणा में है तो बटे में आ जाएगा, ये जी आ गया। यहाँ तक हम आगे, बिल्कुल आगे, इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। अब भैया जो हमें अधिकतम ऊंचाई पिंड के द्वारा चली गई या तय की गई अधिकतम ऊंचाई कहो या दूरी कहो, एक ही बात है। तो गति के द्वितीय समीकरण से, गति का जो एक और समीकरण है वो समीकरण अब हम यहाँ लगाते हैं। तो देखो, जिसे हम विस्थापन समीकरण कहते हैं, गति के समीकरण से एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये हमारा एक समीकरण है, ठीक है ना। अब ये जो घटक है आपका ऊर्ध्वाधर घटक है ना। चलो अब इसमें जी आपका जो है, देखिएगा अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो देखते हैं कि जी ए की जगह ये रेखीय त्वरण है तो हमें तो गुरुत्वीय त्वरण चाहिए, है ना। और जी यहाँ पर ऋणात्मक है ना, जी हमारा यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा अगली स्टेप में, है ना। तुम अगली स्टेप में लिखना, मैंने इसी में कर दिया है ना। तो अब इसमें मान पुट कर देंगे। चलो एस बराबर यू वाई का मान कितना है बताओ, यू वाई का मान क्या है बताइएगा।
हाँ देखो भैया, एस बराबर यू वाई, तो यू वाई हो जाएगा आपका यू साइन थीटा, और टी का मान कितना आया, यू यू साइन थीटा बटे जी, है ना, माइनस माइनस 1/2 जी, फिर टी का मान, ये टी का मान यहाँ आ जाएगा, और स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा यू यू साइन थीटा बटे जी का स्क्वायर। ये हमने मान पुट कर दिया है इसमें। अब यहाँ से आप देखेंगे यू स्क्वायर एक घात दो, फिर साइन स्क्वायर बटे जी माइनस 1/2 जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी का स्क्वायर, तो जी दो बार है तो दो बार लिख दिया मैंने, तो एक जी तो हमारा कट गया, ठीक है ना, एक जी हमारा चला गया। अब क्या है ये, एस बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी। तो देखो कितना बचेगा बताओ, ये सेम है दोनों में, ये दोनों में सेम है, ये दोनों में सेम दिख रहा है आपको, है ना। अब ये दोनों में सेम दिख रहा है तो इसको कॉमन ले लेंगे, है ना, तो इसके आगे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, गुणा में एक, इसके गुणा में एक आ जाएगा, यहाँ पे गुणा में एक लिख दो, गुणा में एक दिया, तो एस बराबर ये और ये हमारा कॉमन आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी, और यहाँ से हमारा कोष्टक में यहाँ पे एक रह गया और यहाँ पे एक दो रह गया। देखो इसमें से और इसमें से तो ये तो बाहर आ गया, इसमें से ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रह गया एक, यहाँ पे रह गया 1/2। अब एक में से 1/2 घटाएंगे, एक में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ, एक में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 1/2 बचेगा, एक मतलब पूरा, और 1/2 मतलब आधा, तो एक में से आधा घटेगा तो आधा बचेगा, आधा मतलब 1/2, और करके लिख दो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी। अब भैया ये जो दूरी है यही आपको अधिकतम ऊंचाई है, चाहे तो इसे दूरी का है, कितनी दूरी तक कितनी ऊंचाई तक फेंका आपने, अपन ने ए से सीखा, आप चाहो तो इसे एच एच कर लो, इसे एच एच कर लेंगे, क्योंकि एक प्रकार की दूरी तो है, आपने गेंद को ऊपर फेंका तो कितनी ऊंचाई तक गई, कितनी ऊंचाई तक गई, कितनी दूरी तक गई, ऊपर कितनी दूरी तक गई, तो वो वाली बात है, तो ये इसका हाईएस्ट, इसका जो ऊंचाई है वो निकल कि कितनी ऊंचाई तक ये जाएगी। अब अगर आपको गेंद अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना है, यदि आप गेंद अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना है तो कितने डिग्री के कोण से फेंकना पड़ेगी गेंद को, अगर गेंद को अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचाना है तो गेंद को कितने डिग्री के कोण से फेंकेंगे, हाँ, थीटा से तो फेंकेंगे, थीटा कितना होना चाहिए, अधिक से अधिक, थीटा का सबसे बड़ा मान कितना होता है, कितने डिग्री का मान सबसे ज्यादा होता है, 90 डिग्री का, 90 डिग्री में एक आता है, और एक, हाँ, तो यहाँ पे अगर थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, थीटा इज इक्वल टू अगर 90 होगा तो क्या होगा, एच इज इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन जी, तो एच इज इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर साइन 90 इज 1 का स्क्वायर बटे जी, और एच इज इक्वल टू 1/2 यू स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि एक का वर्ग तो एक ही होता है और एक से कोई मतलब ही नहीं, तो ये हो गया आपका यू स्क्वायर अपॉन 2g। इस तरीके से अधिकतम ऊंचाई एच मैक्सिमम होगा आपका यू स्क्वायर
अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g, u स्क्वायर अपॉन 2g इज अ मैक्सिमम हाइट। ये आपकी प्रक्षेपी गति की अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक मैंने आपको बहुत ही सरलतम तरीके से समझाया। और मैंने क्या बेटा, यू स्क्वायर के पीछे टाइम साइन थीटा लगाया हुआ हो तो वो तो आपका अधिकतम ऊंचाई का सूत्र है, अधिकतम ऊंचाई का व्यंजक है। मगर मैक्सिमम के लिए आपको ये मैक्सिमम निकालना है तो थीटा 90 पुट करना पड़ेगा। जहाँ पे साइन थीटा था, मैक्सिमम निकालने के लिए आपको ये, जैसे आर मैक्सिमम निकाला था आपने, आर, हाँ यहाँ तक करना पड़ेगा पूरा, अगर है ना वहां तक कर दोगे तो ऊंचाई निकल गई, अधिकतम ऊंचाई निकल गई, अधिकतम ऊंचाई। मगर अधिकतम, हाँ अधिकतम ऊंचाई से भी अधिकतम, अधिकतम से भी अधिकतम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए थीटा इज 90 पुट कर देंगे। और इससे पहले वाले व्यंजक में हमने देखा था कि भाई परिसर, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास के लिए हमने उसमें थीटा 45 पुट करा था। चलो, तो ये दो अच्छे शानदार व्यंजक मैंने आपको कराए बेटा, ये परीक्षा में 100% आने के इनके संभावना है, प्रायिकता, परीक्षा में आने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है, ये कराना आपको जरूरी था। अब देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे पास जो हमें करना है। पहला ही प्रश्न है भैया हमारा कि ये हमारा तो 2 मिनट इसमें भैया, ये आपका बल आघूर्ण, बल आघूर्ण किसे कहते हैं पहले तो बताइए आप, बल आघूर्ण किसे कहते हैं, बल आघूर्ण की क्या परिभाषा है, बताइए बल आघूर्ण की परिभाषा। बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, बल आघूर्ण को टाउ, टाउ से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, टाउ, और टाउ से दर्शाते हैं। देखिएगा मैं आपके सामने ये बल आघूर्ण, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण बराबर होता है बल, बल, बल इंटू इंटू लंबवत दूरी, लंबवत घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, पूरा लिखेंगे तो आप इस तरीके से लिखेंगे, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी को हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण को टाउ से दर्शाते हैं, और ये बल एफ, और घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी वेक्टर आर, टाउ इज इक्वल, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर आर इंटू वेक्टर एफ, ये इसका सूत्र है। जैसे आपने देखा होगा कि जो घट्टी होती है अनाज पीसने की, जो हाथ से अनाज पीसने की जो घट्टी होती है, उस घट्टी में आपने देखा होगा जो भाटा होता है, भाटे के ऊपर भाटा होता है, और एक उस ऊपर वाले भाटे में हत्था लगा रहता है, और यहां से भैया ये इसका सेंटर है, और हत्था जो होता है वो हत्था पकड़ने का, जो घुमाने का हत्था होता है वो यहाँ होता है ना, जबकि ये घूर्णन अक्षीय है, ये घूमने की इस अक्ष के परितः यह घूमता है पाटा, ये पाटा इस अक्ष के परितः घूमता है, ये इसकी, इसको इतनी दूर लगाते हैं, किनारे पे लगाते हैं, परिधि के किनारे पे लगाते हैं,
क्यों लगाते हैं भाई? इसको इतनी दूरी पे क्यों लगाया, इसको यहां क्यों नहीं लगाया? यहां पे लगाते हैं हत्ते को, लकड़ी का जो हत्ता होता है घुमाने का, जिसको हम घुमाते हैं और चक्की को घुमा के पीसते हैं आटा, तो वो इतनी दूरी पे हमने क्यों लगाया? क्योंकि जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना बल कम लगाना पड़ेगा, इसलिए हत्ते को यहां लगाते हैं। दूरी आर का मान बढ़ा देते हैं, आर का मान बढ़ने से टाउ का मान बढ़ जाता है, आर का मान बढ़ाने से टाउ का मान बढ़ जाता है और एफ का मान कम हो जाता है, यानी बल कम बल लगाने से ज्यादा काम होता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा जो घर के कब्जे होते हैं, घर के कब्जे, दरवाजा जो किवाड़ होता है, घर के दरवाजे या किवाड़ में जो पकड़ने का हैंडल होता है, वो कब्जे से ज्यादा, कब्जे से दूरी, कब्जे से अधिक दूरी पे लगाया जाता है, कब्जे से बहुत दूर लगाया जाता है, ताकि कम बल लगाने पे भी दरवाजा बड़ी आसानी से बंद हो जाए, है ना? तो ये आपका बल आघूर्ण है। बल आघूर्ण की वजह से घट्टी में या दरवाजे में जो कब्जे होते हैं, वो जो हैंडल होता है वो कब्जे से दूरी पे, अधिक दूरी पे लगाया जाता है। अधिक दूरी पे लगाने से एफ का मान कम हो जाता है और टाउ का मान बढ़ जाता है और कार्य बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पर हमने बताया आपको कि बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। अब इसमें परीक्षा में क्या होता है कि इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मूल बिंदु पर कार्यरत, मूल बिंदु पर कार्यरत बल F, है ना भैया? मूल बिंदु पर कार्यरत बल F, मूल बिंदु पर कार्यरत बल F बराबर 2i कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, माइनस 2k कैप। न्यूटन का बिंदु 1 मीटर के परितः बल आघूर्ण की गणना कीजिए। और एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक 1 और 1 है, के परितः बल आघूर्ण की गणना हमें करना है कि भाई बल आघूर्ण क्या होगा। तो भैया इसका हमें स्थिति सदिश ज्ञात करना पड़ेगा, है ना? तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? ओपी, वेक्टर ओपी बराबर वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप के आगे एक माइनस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। तो ये तो हो गया आई के लिए, आई के आगे लग गया, ये वाला जे के आगे लग गया और ये वाला के आगे लग गया। और इस तरीके से एक लिखने से कोई मतलब नहीं है, एक तो आगे रहता ही है। आप लिखोगे तो भी अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी अच्छी बात है। अब ये मान हम इस सूत्र में पुट कर देंगे। ये जो हमारा सूत्र है इसमें हम ये मान रख के टाउ निकालेंगे। टाउ बराबर क्या? आर कैप। आर कैप का मान क्या है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना? चलिए, तो आर कैप और एफ कैप, ठीक है ना? तो यहां पर हम मान रख देते हैं भैया, क्या है आपका? आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फिर ये क्रॉस का निशान, ये क्रॉस लगा दिया। ये एफ का 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। इस तरीके से हमने क्या देखा? हमने देखा कि भैया आर कैप और एफ कैप के मान पुट हो गए, यस हो गए। अब हम एक सारणी बनाएंगे, वो सारणी बनाकर देखिएगा, इसका मान हम निकालते हैं आपके सामने। टाउ के आई कैप, जे कैप, के कैप, आगे कुछ नहीं, एक है, इसके आगे एक है, एक, इसके आगे ऋण का एक, इसके आगे धन का एक, आई के आगे धन का 2, जे के आगे धन का 3, के आगे ऋण का 2। ये हमने इसमें मान रख दिया। अब इसका सारणिक मान निकालेंगे। ये सारणी बनी है, इसको सारणी कहते हैं।
इसको सारणिक कहते हैं। सारणिक मान इसका निकालेंगे हम, और इसका जो सारणिक मान होगा वही हमारा उत्तर होगा। देखिएगा भैया, अब इसके आगे की जो प्रोसेस है देखिएगा, ताऊ आई के, है ना, ये तो हो गया आपका आई कैप। इसका इसमें गुणा होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3। मगर इधर करने से पहले ऋण का लगाते हैं, ये वाला गुणा करने से पहले ऋण का लगता है। 2 एकम 2, मगर ये तो खुद ऋण का है। 2 एकम 2 ये ऋण का, और ये ऋण का, और ये पहले से ऋण है तो प्लस का हो गया। 2 एकम 2, ऋण ऋण प्लस हो गया। ठीक है ना, ये प्रोसेस हो गई। अब भैया बीच में माइनस का आएगा, कोष्टक लगेगा, बीच के लिए माइनस और जे के, ठीक है ना। अब जे वाला छोड़ देंगे। देखो आई वाला लिया था ना, तो आई वाले में हमने क्या करा, 2 मिनट, यहां पे हमसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, देखिएगा फिर से कर रहे हैं। आई के, आई वाले में क्या करना है कि हमें ये लाइन भी छोड़ना है और ये लाइन भी छोड़ना है, जिसमें आई है वो नहीं लेना है। तो 2 एकम 2, माइनस माइनस प्लस, फिर इधर करेंगे उससे पहले ऋण लगाएंगे। 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर माइनस आएगा, फिर जे के। चलो ये हो गया आपका। अब जे वाले में क्या करना है कि जिस लाइन में जे है, एक तो इसमें ये वाली नहीं लेना है और एक ये वाली नहीं लेना है, तो इसको इससे करना है। 1 का गुणा ऋण 2 में करेंगे, तो ऋण का 2, फिर इधर करने से पहले माइनस लगेगा, और 2 एकम 2। चलो ये भी हो गया आपका। अब बात करेंगे भैया, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे के की, के की। तो प्लस के कैप, तो के वाली लाइन ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। 3 एकम, इधर करने से पहले ऋण लगाएंगे, फिर 2 एकम 2, ये ऋण का है और ये ऋण का प्लस हो गया, 2 एकम 2। तो इस तरीके से ये हमने सारणिक मान निकाला। अब ये हमारा हो जाएगा टाउ, ऋण का 2, सॉरी ऋण का 3 धन का 2, ऋण का 3 धन का 2, ऋण का 3 धन का 2, तो ऋण का 1 आई कैप, फिर माइनस ऋण का 2 ऋण का 2 ऋण का 4 जे कैप, 3 और 2 5 के कैप, आई कैप माइनस माइनस प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। और इस तरीके से हमने आपके सामने बल आघूर्ण, यहां लिखेंगे न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर क्या था, एफ गुणित आर। एफ यानी बल, बल का मात्रक तो हो गया न्यूटन, आर यानी त्रिज्या का मात्रक हो गया मीटर, है ना, तो ये हो गया न्यूटन मीटर। तो इस तरीके से हमने आपको ये महत्वपूर्ण सवाल करके बताया, क्योंकि इस टाइप के सवाल पूछ लिए जाते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता है स्पेशल, बस आपको परिभाषा याद होना चाहिए। बल आघूर्ण की परिभाषा आपको याद है तो आप कर पाएंगे और बड़ी आसानी से हो जाते हैं, कोई ऐसी कठिनाई नहीं आती है, बड़ी आसानी से सवाल हो जाते हैं। तो आया बेटा, समझ में आ गया?